अब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। ये तो हमने आपको बता दिया कि उनका जो S-300 सिस्टम था एयर डिफेंस, वो पहले से ही उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया था या तबाह कर दिया गया था। हमने आपको ये भी बताया कि 6 के करीब कहा जा रहा है कि ये जो B-2 बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर्स थे, ये इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ साथ अब इसकी ज़रा जो खत्ते के अंदर जो इसकी सिचुएशन है, 12% ऑयल शायद अभी जब तक हम बात कर रहे हों तो ये परसेंटेज 12 की बजाय 15 या 20 हो जाए, लेकिन जब हम वीलॉग करने से पहले डाटा लिया था हतमी, तो 12% तेल की कीमत बढ़ चुकी थी। ये तेल सिर्फ ईरान से नहीं निकलता, या ये इसलिए कीमत नहीं बढ़ रही कि ईरान के तेल, ईरान पर तो पहले ही पाबंदियाँ, वो बहुत ज़्यादा तेल सप्लाई नहीं कर पा रहा। ये असल में पाबंदी, ये इसलिए कीमत बढ़ रही है कि ईरान के पास से जो समंदर में से तेल गुजरना है, वो भी जाहिर है इस जंग की वजह से सारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये पूरा रीजन ही जंग में जा सकता है। तो उन ख़तरात को देखते हुए तेल की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 12% जो है, जो एक मेजर इंक्रीज़ है एकदम से। और मैंने आपको कहा कि ये मज़ीद भी हो सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो ये तकरीबन इस वक्त 60 से पहले पहले भी ये 12% तो आज बढ़ा है, उससे पहले भी लगातार तेल ऊपर आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। 12% तो अभी कीमत इसकी बढ़ी है। जो 2-3 दिन पहले तक $60, 2-3 कह दिया, 2-3 हफ्ते पहले तक $60 फ़ी बैरल पर चल रहा था तेल की कीमतें, वो अब $95 फ़ी बैरल के ऊपर इस वक्त कीमत है, और ये ऊपर भी जा सकती है। और इससे आप जो पूरी दुनिया का बिजनेस है, पूरी दुनिया के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है, वो भी आप समझ सकते हैं। अमेरिका के अंदर मोतबर आवाज़ों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू किया है, जिसमें बर्नी सैंडर्स हैं, जो अमरीकी सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने जब इलेक्शन लड़ा था, उनसे टिकट छीन लिया गया था, उनको नहीं लड़ने दिया गया था, लेकिन वो एक बड़े ही मौसर कैंडिडेट थे और बड़े हर दिल अजीज़ कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो जंगों के ख़िलाफ़ हैं। आज भी वो ओक्लाहोमा सिटी के अंदर स्पीच कर रहे थे एक इवेंट में, जब उनको वहाँ पर बताया गया, क्योंकि सदर ट्रंप ने अपना एक बयान अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, जो उनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये 3 हमले किए हैं, और उन्होंने बताया कि बहुत इफ़ेक्टिवली किए हैं और बड़ी कामयाबी से किए हैं। और उन्होंने कहा कि अब हम ईरान को मौका देंगे कि वो मुज़ाकरात करे, अगर अभी भी मुज़ाकरात नहीं करेगा तो हम मज़ीद हमले करेंगे, और फिर इतने गंदे हमले करेंगे कि ईरान को तबाह करके रख देंगे। तो ईरान के पास या तो अब डील करने का मौका है, अमन को चांस दे इन हमलों के बाद, क्योंकि हमने उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, सदर ट्रंप का दावा है कि उनको हमने मुकम्मल मलिया मेट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 बजे रात मैं कौम से खिताब करूंगा, जिसमें मैं कौम को बताऊंगा कि सब कुछ क्या हुआ। फिर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने खिताब किया कौम से, और ख़िताब में उन्होंने ये बताया कि वही बात जो ट्वीट में लिखी थी कि ऐसे हमने 3 जगहों पर हमला किया है, इफ़ेक्टिवली किया। उन्होंने कहा दुनिया की कोई और फ़ौज ऐसे नहीं कर सकती जैसे हमने किया है, और हमने इफ़ेक्टिवली उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह कर दिया। और अब हम चाहेंगे कि ईरान बैठकर हमसे बात करे, सुलह की बात करे, डील की बात करे, और हम डील करने को तैयार हैं। अब देखते हैं ईरान इसका रिस्पॉन्स कैसे देता है। ईरान क्या इसको मज़ीद एस्केलेशन की तरफ जाता है अब, क्योंकि अमेरिका ने और इसराइल ने तो उनके ऊपर भरपूर एस्केलेशन कर दी है, भरपूर अनप्रोवोक्ड हमले कर दिए हैं। अब ईरान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको भी देखना पड़ेगा। बर्नी सैंडर्स साहब जब खिताब कर रहे थे तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली, और वहीं से उन्होंने ज़ाहिर है सारे अपने मजमे के साथ भी शेयर की, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और वो एक मोतबर आवाज़ है अमेरिका से, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि बग़ैर कांग्रेस की अप्रूवल के सदर ट्रंप इस जंग में नहीं जा सकते थे, वो क्यों इस जंग में गए हैं। और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद जंग नहीं चाहिए, मज़ीद जानों का ज़िया नहीं चाहिए, इस सब को फौरी तौर पर रोकना होगा। तो ये सूरत हाल है जो अमेरिका के अंदर बनी। इसके साथ साथ अमेरिका ने 2 अपने जो बड़े उनके बहरी बेड़े हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है रीजन के अंदर, और उन्होंने अपना जो USS अब्राहम लिंकन कैरियर है, जो बहरी बेड़ा है, उसको फौरी तौर पर उन्होंने पर्शियन गल्फ में मूव किया है। और मामला जो, और ये भी खबर है कि मज़ीद B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो भी अब रवाना किए गए हैं रीजन की तरफ, खत्ते की तरफ। तो मामला किस तरफ जाते हैं ये अगले 1-2 दिन में पता चलेगा, लेकिन अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है, B-2 बॉम्बर यूज़ किए हैं, GBU-57 बॉम्ब, जो दुनिया का सबसे हैवी, वज़नी
और ख़तरनाक बम है वो इस्तेमाल किया गया है 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, और अमेरिका कह रहा है कि हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है उससे नहीं लग रहा कि वो मुकम्मल तबाह हुआ है। तो ये सूरत हाल। अब ज़रा पाकिस्तान की इस पर बात कर लें चलने से पहले। अगर आप इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को मैप पर देखें तो इनके करीब तरीन जो बॉर्डर है वो इराक का बनता है, एयर स्पेस कह लें वो इराक की बनती है। उसके बाद तुर्की वगैरह भी हैं, लेकिन वो तो कभी भी अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। तो जो ऑप्शन लगता है वो या तो इराक बनता है और या हम बनते हैं। हम 1200 किलोमीटर दूर हैं तकरीबन, और इराक जो है वो 800। तो नेचुरल जो प्रेफरेंस बनती है वो तो इराक ही बनती है। अब ये पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि ये किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। क्या इराक की हुई है, जिसके चांसेस ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ौरन फिर जर्नली टाउट कहेंगे कि मैंने बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा दिया। इसलिए मैं हरगिज़ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ कि तकरीबन 800 किलोमीटर दूर इराक की एयर स्पेस 700, 800, 850, और इसी तरह पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो 1100 से लेके 1200 किलोमीटर जो है वो उसकी जो एयर स्पेस जो है वो इतनी दूर बनती है। इनमें से जो मुख्तलिफ इनकी जगह हैं, ज़ाहिर है किसी से थोड़ी ज़्यादा बनेगी, किसी से कम बनेगी, लेकिन ये एक ऑन एवरेज एयर स्पेस पाकिस्तानी का डिस्टेंस है। तो जो नेचुरल बनती है वजह जहाँ से जाएं, या नेचुरल एक लॉजिकल एयर स्पेस जिसमें से गुजर के वो जाएं, वो ज़ाहिर है इराक की ही बनती है। और उधर इसराइल से अगर वो उड़ के आए हैं या उस तरफ से आए हैं तो ज़ाहिर है जॉर्डन, और उसके बाद इराक और फिर ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया। अच्छा, अब आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इराक छोटा मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान की तकरीबन अब जो पूरा रकबा है वो तकरीबन 350 सवा तीन या 3.5 लाख मुरब्बा मील है तकरीबन, रफली, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, लेकिन शायद 3.25 या 3.5 लाख मुरब्बा मील पाकिस्तान का पूरा रकबा है। तो ईरान का तकरीबन 6.25 से 6.5 लाख मुरब्बा मील उनका, मतलब हमसे तकरीबन डबल है वो, तकरीबन हमसे वो डबल है, मतलब दुगने साइज़ का मुल्क है ईरान रकबे के अतबार से। लेकिन आबादी देखें तो ईरान की तकरीबन 9 करोड़ के करीब आबादी है, 8.5 करोड़, 9, 9.5, हतमी तौर पर तो उनके भी मरदमशुमारी देर पहले हुई होगी, लेकिन चले 9 के करीब, और हम तकरीबन को 25 से 28 करोड़ है। तो हमारा उनसे रकबा आधा है, आबादी हमारी उनसे 3 गुना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ईरान के अंदर जो तो शहर है वहाँ तो बहुत गंजान आबादी है, लेकिन कितना सारा उनके पास ऐसा रकबा है जहाँ किसी को नहीं पता कि कहाँ उन्होंने अपनी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई हो, जिसका पूरी दुनिया में किसी को ना पता हो। क्योंकि जो फर्डो की उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो भी बहुत देर खुफिया रही, बाद में जाके वेस्ट को पता चली और उन्होंने माना कि ये हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो अगर तो ईरान को भी पता था, जैसे हमें तक को पता था, और हमने आपको बताया था कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो उड़ गए हैं मसूरी से, तो ज़ाहिर है ईरान को भी पता होगा क्योंकि मीडिया में आ चुकी थी। तो वो यूरेनियम वहाँ रख कर, दही तो नहीं उसका जमा रहे थे, मेरा ख्याल वो वहाँ से आगे पीछे कर दिया होगा उन्होंने। दैट्स माई अगेन एनालिसिस, लेकिन आई कैन नॉट से विद ऑल द ऑथेंटिसिटी, और मेरे पास उसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन लॉजिकली तो यही लगता है कि वहाँ से यूरेनियम हट चुका होगा और उनकी और भी फैसिलिटीज़ होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो सदर ट्रंप कह रहे हैं शायद वो उनको इस वक्त ज़रूरत थी, या वो शदीद प्रेशर में थे इसराइल के और दूसरे लोगों के कि हमला आपने करना ही करना है, क्योंकि लॉजिकली समझ नहीं आती कि इसमें से उन्होंने क्या हासिल किया। बहरहाल खित्ते के ऊपर अब जंग के बादल मंडरा रहे हैं, इतने मंडरा रहे हैं कि इससे पहले इतने ये बादल नहीं मंडरा रहे थे। जाने से पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की अकल, क्योंकि हमें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे स्पेशली जनरल साहबान ये कभी भी नहीं मानते कि वो कुछ चीज़ों में दूसरे लोगों को कंसल्ट कर लिया करें, वो समझते को अक्ल कुल हैं। अभी आप गौर कीजिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वक्त ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से इन एक्शन नहीं था। उस वक्त अगर आप नोबेल पीस प्राइज़ की बात करते तो चलें फिर भी कोई समझ आती थी कि आपने एक अपना फ़ायदा उठाने के लिए, सदर ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपने ये शोशा छोड़ दिया। हालांकि नॉर्वे ने या वेस्ट ने पाकिस्तान के कहने पर तो नहीं देना ना, हाँ पाकिस्तानी लोग एफर्ट करें और बात है, हुकूमत के कहने पर तो नहीं देना ना। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर ऑलरेडी ईरान के साथ जंग चल रही है, ईरान आपका नेबरिंग कंट्री है, एंड उस वक्त जब आपको पता है किसी वक्त भी सदर ट्रंप फैसला कर सकते हैं ईरान पर हमला करने की, उससे एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है
कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ चले जाते। आप खामोश रहते, आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा। हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज़्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मलनी होती है, और हमने फिर मली है। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे कि जिन्होंने हमारे हमसाया, साथ हमारा हमसाया मुल्क है, फिर इस्लामी बरादर मुल्क है, उसके ऊपर एक